हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज बात करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, क्रम से पढ़ाई करिए। बच्चों जिनको भी नोट्स लेना हो तो मेरा पर्सनल नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से नोट्स यानी प्रॉपर पढ़ाई के लिए ले सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हम लेक्चर तो दे ही रहे हैं, लेकिन भाई प्रॉपर स्टडी के लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम इस कहता क्या है कि यदि घर्षण बल की अनुपस्थिति में, यानी घर्षण बल ना लग रहा हो, ठीक है, क्या बोला है, संरक्षी बलों के प्रभाव और घर्षण बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु का या निकाय का कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहता है। अब जहां घर्षण बल ना लगे तो एक ऐसा कोई उदाहरण लीजिए, जैसे मान के चलता हूं कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड पृथ्वी पर गिर रहा हो, तब उस पर घर्षण बल नहीं कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब पृथ्वी पर है ही नहीं, तो घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। अब जब कोई स्वतंत्रता पूर्वक पिंड नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें किसी प्रकार से घर्षण बल नहीं लगेगा। तो घर्षण बल जहां पे अनुपस्थित रहे उसके लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं बच्चों, ताकि मैं उसे विधिवत समझा सकूं। तो जैसे पृथ्वी तल होगा बच्चों, तो पृथ्वी तल है, यहां पे हम बना लेते हैं कि पृथ्वी तल है ये, ठीक है, ये आपका पृथ्वी तल है। और किसी वस्तु को या कोई पिंड है जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूं कि वस्तु यहां पर है बच्चों, यहां पर है, अभी ए पर है, ठीक है, वस्तु ए पर है, ऊंचाई पर है, मतलब पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई यदि बात करें तो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, एच है। कितनी है, एच है। अब जब ये गिरना शुरू करेगा, ये गिरना जब शुरू करेगा बच्चों, तो मान लीजिए यहां से यहां तक एक्स दूरी तय किया, एक्स दूरी जब तय किया तो वो बिंदु बी तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया बच्चों, बी तक। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहां से जब आया ए से बी तक, तो हमने कहा एक्स दूरी तय कर लिया। अब बच्चों बी से नीचे पृथ्वी तक आएगा, मतलब सी बिंदु तक आएगा, तब उसकी दूरी कितनी बचेगी। तो आप कहोगे सर टोटल एच ऊंचाई पे था और एक्स दूरी इधर का है, तो यहां पे एच माइनस एक्स हो गया। ये डायग्राम हो गया। स्वतंत्रता पूर्वक जब कोई पिंड नीचे की ओर आ रहा है, अब इसके तीन कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, क्योंकि यहां पे घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, यहां भी घर्षण बल, यहां भी घर्षण बल। तो भाई हर जगह ऊर्जा यदि समान है तब हम कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब समस्त जो ऊर्जा है उसका योग बराबर होना चाहिए, चाहे वो बिंदु ए पर हो, चाहे बिंदु बी पर हो, चाहे बिंदु सी पर हो। यदि ऊर्जाओं का मान समान होगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तविक रूप से कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया है कि इस नियम अनुसार संरक्षी बलों के प्रभाव में घर्षण बलों की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या निकाय का कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहता है। तो पहला जो हम पॉइंट निकालेंगे बच्चों, बिंदु ए के लिए बात करेंगे। बिंदु ए पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बाकी नोट्स में सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने पहला पॉइंट बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लगाएंगे, तो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा की गणना करेंगे। ठीक है बच्चों, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा की गणना करेंगे। तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि माना एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, एम द्रव्यमान का बच्चों, ये जो पिंड यहां पे है स्मॉल एम द्रव्यमान का है, और एच ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रहा है। लेकिन जब वो बिंदु ए पर है तब उस पर कितनी ऊर्जा होगी। तो बच्चों हमको एक तो निकालना है कैनेटिक एनर्जी, यानी आपका गतिज ऊर्जा, और एक आपका स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा क्या। हाँ सर, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन सर आप क्या ध्यान नहीं दिए, जब वस्तु बिंदु ए पर है तो वो प्रारंभिक स्थिति में है, मतलब गति नहीं कर रहा है। जब वो वहां से नीचे की ओर आएगा तब गति करेगा।
तो बिंदु ए पर जो है वेग कितना होगा, शून्य होगा। वेग कितना होगा, शून्य होगा। तो 1/2 करके m इंटू 0 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के 0 आ गया। यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। कहां पर बच्चों, ये बिंदु ए पर की बात की जा रही है। भाई समझो ना कि हमारे पास माना यम द्रव्यमान का एक पिंड है जो पृथ्वी के h ऊंचाई पर बिंदु ए से नीचे की ओर गिरने की कोशिश करता है। अब बच्चों हम जब बिंदु ए पर ऊर्जा की गणना करते हैं तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अब बिंदु ए पर वेग कुछ भी नहीं होगा, तो भाई जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वेग ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा सर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अरे भाई स्थितिज ऊर्जा का तो आपने पढ़ा होगा mgh। क्या होता है बच्चों, mgh क्या होता है, mgh। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई है, k प्लस यू, k का मान शून्य, u का मान mgh। यानी बच्चों आपका mgh कुल ऊर्जा आ गया कहां पे, बिंदु ए पर। बहुत डीप में हम बात करते हैं बच्चों। पहले हमने कहा माना यम द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु ए पर स्थित है, जहां से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। अब पहले हम बिंदु ए पर कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो पिंड विरामावस्था से गिरेगा। कोई भी वस्तु है डायरेक्ट तो गत्यावस्था में नहीं हो जाएगा, पहले वो विराम में रहता होगा। जैसे आप कहीं जाएंगे, बाइक चलाएंगे, तो बाइक तो पहले विराम अवस्था में रहा होगा, तो भाई साहब वहां पर वेग शून्य होगा। बिंदु ए पर वेग क्या होगा, शून्य होगा। मैंने यहां पे बात की ना, बिंदु ए पर वेग क्या होगा, शून्य होगा बच्चों। तो जब वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो गया, स्थितिज ऊर्जा का mgh, तो कुल ऊर्जा हो गया बच्चों कहां पर, बिंदु ए पर। काइनेटिक आपका 0 है और u का मान mgh है, तो कुल ऊर्जा mgh के बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला कंडीशन आपको क्लियर हो गया। अब हम बिंदु बी के लिए बात करेंगे बच्चों, बिंदु बी के लिए बात करेंगे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। स्क्रीनशॉट ले लो ना, समय इसलिए देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसको नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट जरूरी होता है। तो पहला बिंदु हमने निकाल लिया। अब बिंदु बी के लिए बात करेंगे बच्चों, ठीक है। बिंदु बी पर देखो, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, तो माना पिंड बिंदु ए से x दूरी नीचे गिरकर b तक पहुंच जाता है, तो पृथ्वी तल से उस पिंड की ऊंचाई h-x है। और हमने डायग्राम में इसलिए बढ़िया स्पष्ट तरीके से समझाया। देखो जरा कि प्रारंभ में वस्तु ए पर था या पिंड ए पर था, यहां से गिरते हुए यहां तक पहुंचा तो x दूरी तय कर लिया, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई कितना बच्चों, h-x। क्या हो गया, h-x। थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं बच्चों, कहां पे बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर बात कर रहे हैं, बिंदु बी पर बात कर रहे हैं। इसको आप लोग बढ़िया लिखना, बिंदु पी पर, कि भाई जब वो गिरना शुरू किया तो ऊंचाई कितना हो गया, केवल ऊंचाई की बात की जा रही है। तो ऊंचाई अब बचा है h-x। हमें पूरा h नहीं लेना है क्योंकि x दूरी उसने तय कर लिया। तो b की ऊंचाई पृथ्वी तल से, इसके लिए ऊंचाई h था, तो यहां पर h-x हो गया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यदि हम गति का समीकरण लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। गति के समीकरण से, क्योंकि गति कर रहा है, गति के समीकरण से आप लगाओ बच्चों v² बराबर u² प्लस 2as। यहां पर हम वेग निकालना चाहते हैं ना। अब थोड़ा समझना, बहुत ही सिंपल है। अब यदि आपसे कोई कह दे कि बिंदु बी पर क्या प्रारंभिक वेग होगा, तो आप कहोगे सर वेग तो नहीं हो सकता, यहां पे प्रारंभिक वेग तो ए पर रहता, यहां पे तो अंतिम वेग होगा। बात को समझना, नहीं तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। तो बिंदु बी पर प्रारंभिक वेग खत्म है, v को v1 कर देता हूं, प्रारंभिक वेग खत्म है बच्चों 2a। और इन्होंने कितना दूरी तय कर लिया, तो यहां से यहां तक आया तो x दूरी तय कर लिया। s जो आपका s है, यहां पे विस्थापन है, g हम लिख सकते हैं यहां पर गुरुत्वीय त्वरण, तो आपका हो जाएगा बच्चों x, तो आपका हो जाएगा यहां पे v1² हो जाएगा 2gx। ये किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। गति का समीकरण क्यों लगाया, क्योंकि वस्तु पिंड या वस्तु गति कर रहा बच्चों। जब a से b तक पहुंचा तो b पर पहुंचा तो अंतिम वेग हो सकता है। मैं मान लिया अंतिम वेग v1 है, लेकिन प्रारंभिक वेग तो a पर है, तो b पर तो प्रारंभिक वेग है नहीं। ठीक है, अब इससे बच्चों आप लोग पहले निकाल लो क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा बच्चों mg, ऊंचाई कितना है h-x,
ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया। और फिर बच्चों आप काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो भाई 1/2 mv का मान बच्चों 2gx का स्क्वायर। हालांकि v का स्क्वायर ही है तो 2gx कर लो, मतलब 2 से 2 कट गया बच्चों और mgx आ गया। ये आपका आ गया और ये आपका आ गया, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो क्या होगा, k + u मतलब mgh-x प्लस mgx। बस कुछ नहीं भैया, mgh कर लो और mgx कर लो प्लस mgx कर लो, कट गया बच्चों, यहाँ भी mgh आया। बताओ कुल ऊर्जा mgh आया, वही मान आ गया जो पहले आया था बच्चों mgh। मतलब बिंदु ए पर भी और बिंदु बी पर भी दोनों जगह ऊर्जा समान है। तो बच्चों मैंने कहा कि जब बी तक आता है तो x दूरी तय करता है, तो बचा ऊंचाई कितना h-x। ये तो डायग्राम में आपने समझा। स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, लेकिन पृथ्वी तल से ऊंचाई h-x है। डायग्राम में आपने देखा ना, पृथ्वी तल से ऊंचाई देख लो, ये पृथ्वी तल से ऊंचाई है बी की, भाई टोटल h है, h में x को घटा दिया बच्चों, चीजें क्लियर। और फिर गति का समीकरण लगाओगे तो v² = u² प्लस 2gh लगाओ, चाहे s लगाओ, s मतलब विस्थापन है। अब बच्चों यहां पर अंतिम वेग तो हो सकता है लेकिन प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होगा, बिंदु बी पर प्रारंभिक वेग है नहीं, विस्थापन कितना कर लिया, x कर लिया, तो v² का मान आ गया। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला कौन बताएगा, 1/2 mv², v² का मान 2gx है तो रख दिया बच्चों, mgx आ गया क्योंकि 2 से 2 कट गया। कुल ऊर्जा निकाल लिया बच्चों, तो k + u, k का मान u का मान ये जोड़ोगे तो आपका mgh ही आएगा। यानी गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिरता है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, हम किसके लिए बात करेंगे बच्चों, बिंदु C के लिए भी बात करेंगे। तो चूंकि जब बिंदु C की बात होगी तो बिंदु C के लिए यह चीज तो क्लियर है कि बिंदु C पृथ्वी तल पर है बच्चों, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिंदु C है पृथ्वी तल पर ही है, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई तो कुछ होगा नहीं। इसलिए बच्चों मैं आपसे कह दूं कि स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो बोलोगे सर स्थितिज ऊर्जा का मान फार्मूला होता है mgh से, और h का मान 0 है तो mg × 0 = 0, मतलब जो आपका स्थितिज ऊर्जा आया है, ठीक है, u का मान वो 0 आया बच्चों। ये बिंदु C पर एक ऊर्जा निकल कर आ गया है, ठीक है। लेकिन गति करते हुए भाई साहब ये यहां से गति करना शुरू किया, यहां तक पहुंच गया है, तो माना इसका वेग हम मान लेते हैं कि बिंदु C पर भाई कोई ना कोई वेग तो रहा होगा, भाई कोई ना कोई वेग तो रहा होगा। तो माना बिंदु C पर पिंड का वेग, पिंड बना लेना बच्चों, ठीक है, पिंड का वेग कितना है, v2 है। तब गति के समीकरण से कौन से समीकरण से, v² = u² प्लस 2as। बच्चों v के जगह v2², प्रारंभिक वेग यहां पर भी नहीं होगा, 2a, a मतलब होता है त्वरण, तो यहां पे पृथ्वीकरण गुरुत्वीय त्वरण, और आपका s है विस्थापन। कितना विस्थापित हुआ है बताओ, C तक आने में कितना, A से C तक आया तो कितना विस्थापित हुआ बच्चों, h। विस्थापन की बात की जा रही है, मतलब v2 का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2gh। अब आप कहोगे सर गतिज ऊर्जा, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या होता बच्चों, 1/2 mv का स्क्वायर, 2 माना है तो 2 कर दो, 1/2 m, और v2 कितना बच्चों 2gh, 2 से 2 काट दो, आपका mgh आया। तो कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा बच्चों, कुल ऊर्जा, सर कुल ऊर्जा का फार्मूला आपने बताया अभी, जितना k है और जितना u है जोड़ देंगे, तो k का मान कितना है, mgh है बच्चों, कितना है mgh, और u का मान कितना है 0, तो 0 कर दो, यानी आपका आ गया mgh बस। अब देखो ये किस बिंदु पर आया mgh, बिंदु C पर। अच्छा सर यहां भी mgh आया था, ये किसके लिए था, बिंदु B पर। अच्छा बिंदु A पर निकाला था तो कुल ऊर्जा mgh आया। अब तो कह सकते हो ना
भाई साहब सिंपल तरीके से कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है और सिद्ध भी हो गया है। भाई भटकने की जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर हो गई होगी। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही चीज कराया जाता है आपको इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल टाइम पास के लिए खेला नहीं होता है। तो बच्चों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिलहाल अभी के इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।